आज पढ़ेंगे मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग नहीं देखी तुमने? आज की मीटिंग की टाइटल है तो देखिए सर, देखिए तो हम डिस्क्राइब करना सीखेंगे रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे चीजों का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। अगेन इट इज बेसिकली अ रिलेटिव मोशन। तो जब हम पहले रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम एक ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेट कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में किसी दूसरे ट्रांसलेट करते हुए ऑब्जेक्ट का मोशन हम डिस्क्राइब कर रहे थे। अब यहाँ पर हम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज करेंगे जो ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा, और देखेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो समझें जरा ध्यान से, सेटअप समझें पूरा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मैं फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस ले रहा हूँ। ये फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस आपका स्टेशनरी है, तो इसको हम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ले लेते हैं। और इस फ्रेम में यूनिट वेक्टर्स एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप ले लेते हैं। ये हमारा एक फिक्स्ड एक्सिस है और इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड होंगे और उसका पोजीशन वेक्टर सपोज हमारा इसका ये O1 ले लेते हैं और कैपिटल आर ले लेते हैं। तो कैपिटल आर हमारा बेसिकली एक्स, एक्स कैप प्लस वाई, वाई कैप प्लस जेड, जेड कैप के बराबर है। और वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को P लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज, इसमें एक्स कैप, वाई का पर जेड कैप हमारे फिक्स्ड हैं, तो एक्स डॉट एक्स कैप प्लस वाई डॉट वाई कैप प्लस जेड डॉट इंटू जेड कैप, जो नॉर्मल डी आर बाई डी टी होता है ना, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर। और इस फ्रेम में इसकी अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो डी बाई डी टी ऑफ बी पी, और इसको मैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्स कैप प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर वाई कैप प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी टी स्क्वायर जेड कैप लिख सकता हूँ। तो ये तो साधारण पिक्चर हो गई। एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और उसके मोशन को एक फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस में डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं क्या पैरामीटर्स यूज करूंगा, उसका पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ मैं कैपिटल आर, उसकी वेलोसिटी को मैं ले रहा हूँ वीपी और उसकी एक्सेलरेशन को ले रहा हूँ एपी, एंड आई हैव सिंपल रिलेशनशिप वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। अब मैं क्या करना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास एक कोई दूसरा एक्सिस है जिसका ओरिजिन यहाँ पर है और इसका खुद का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा आर नॉट। ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरा रेफरेंस फ्रेम है। इस रेफरेंस फ्रेम के जो एक्स, वाई और जेड हैं वो स्टेशनरी नहीं है। एक तो ये पूरा का पूरा फ्रेम ट्रांसलेट कर रहा है, इन एडिशन ये पूरा का पूरा फ्रेम रोटेट कर रहा हो सकता है। मैं जरा इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देता हूं। O1 कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये कोई डिस्टेंट स्टार ले लिया मैंने जो कि स्टेशनरी माना गया है। वैसे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड समथिंग व्हिच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, बट एक डिस्टेंट स्टार है जो बरसों से वही है। तो एक डिस्टेंट स्टार को मैंने ओरिजिन माना है O1, और O2 हमारी अर्थ का सेंटर है और हमारी अर्थ ट्रांसलेट भी कर रही है, इन एडिशन अर्थ रोटेट भी कर रही है। तो O2 हमारी अर्थ का सेंटर है और ये जो एक्स, वाई और जेड है ये अर्थ के ऊपर एक रेफरेंस एक्सिस फिक्स किया गया है। अर्थ के ऊपर फिक्स किया गया मतलब वो अर्थ के साथ साथ स्पिन कर रहा है। और ये कोई एयरप्लेन है, P
कोई एयरप्लेन है या कोई सैटेलाइट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लॉन्च करना है, और उसका अर्थ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल आर है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरे को अर्थ के रिस्पेक्ट में इस प्लेन के मोशन के बारे में पता है तो उस फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में उसका मोशन कैसा होगा, या फिर मैं फिक्स्ड स्टार के रिस्पेक्ट में उसका मोशन जानता हूं तो अर्थ के रिलेटिव कैसा होगा। तो ये रिलेट करना चाहते हैं हम यहाँ पे। प्रॉब्लम समझ में आई आपको? हम क्या एनालाइज करना चाहते हैं? हाँ सर। तो एक फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस है कैपिटल एक्स वाई जेड वाला, एक एक्सिस है सेट ऑफ एक्सिस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड वाला, जो कि ट्रांसलेट भी कर रहा है और उसकी वेलोसिटी उसकी ओरिजिन की वेलोसिटी इतनी, उसके ओरिजिन की एक्सेलरेशन भी हो सकती है, वो खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। इसकी वजह से एक स्यूडो फोर्स आती है माइनस एम ए नॉट किसी भी ऑब्जेक्ट पे। इन एडिशन वो फ्रेम हमारा रोटेट भी कर रहा है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्स वाई जेड set of axis with respect to the fixed axis capital X capital Y capital Z। ठीक है। अब अगर ये एक्सिस रोटेट कर रहा है एक्स वाई जेड, तो इसके जो एक्स कैप वाई कैप और जे कैप वाले वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, और इसका जो स्मॉल एक्स कैप है इट इज नॉट अ फिक्स्ड वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, इट इज वेरिंग। in fact it is rotating with angular velocity omega। तो d by dt ऑफ x कैप की वैल्यू ओमेगा क्रॉस x कैप होगी। ये समझ में आता आपको? अगर कोई वेक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर। याद है? वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। बोलो सर। हाँ सर। तो डी बाई डी टी ऑफ वाई कैप विल बी ओमेगा क्रॉस वाई कैप, एंड सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ जेड कैप विल बी ओमेगा क्रॉस जेड कैप। और ये छोटा एक्स कैप छोटा वाई कैप छोटा जेड कैप हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब हमारे पास एक एलिमेंटल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, आर नॉट प्लस आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। क्यों भाई? बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आर नॉट प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो मेरे पास आ गया डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर। ये क्या चीज है? ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी मतलब हमारे फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये जो हमारा मूविंग रेफरेंस फ्रेम है उसकी ट्रांसलेशन की वेलोसिटी, राइट? है ना?
और ये क्या है? सर ये रिलेटिव वेलोसिटी है एक तो का दूसरे ये वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है मेजर्ड इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? है ना? यस सर। तो इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूं। ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर छोटा एक्स इंटू एक्स कैप प्लस छोटा वाई इंटू वाई कैप प्लस छोटा जेड इंटू जेड कैप के बराबर है। सर इनके ऊपर तो रिलेटिव वेलोसिटी वाली फॉर्म है ना बस। ये जो ऊपर ड्राइव की तो बस रिलेटिव वेलोसिटी वाली फॉर्म है ना। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है ना यार, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें ये कांस्टेंट नहीं ना है। नहीं ना है। यस। डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे? ये आर वेक्टर को आपने इसमें एक्स ये दूसरे सेट ऑफ एक्सिस में डिफाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू वो रोटेटिंग फ्रेम। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा इसको? डिफरेंशिएट कर मैं ही लिखूं? मुझे लगा शायद तुम बताओगे। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक बार x का डेरिवेटिव x कैप प्लस y का डेरिवेटिव y कैप प्लस z का डेरिवेटिव z कैप प्लस अगली बार x एज इट इज x कैप का डेरिवेटिव ओमेगा क्रॉस एक्स प्लस y इंटू ओमेगा क्रॉस y कैप प्लस z इंटू ओमेगा क्रॉस z कैप इज इक्वल टू dy dt of r vector. So I get dy dt of r naught plus ये क्या टर्म लग रही है आपको? ये टर्म रिप्रेजेंट करती है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उस मूविंग एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस पार्टिकल की वेलोसिटी। बोलो। हाँ सर। क्योंकि उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखेंगे तो उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तो वो रोटेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा ना। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप एक फिक्स वेक्टर है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खाली उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट वेरी करता हुआ दिखाई दे रहा होगा अपने को। सो दिस रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट एज मेजर्ड इन द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू O2 लिख लेते हैं, राइट? सर एक्स कैप का डिफरेंशिएशन सर O2 क्या है? O2 क्या है तो आपने ध्यान O2 जो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसका रिप्रेजेंटेटिव है। O1 हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। O1 हमारा एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है
O2 एक ऐसा ऑब्जर्वर है that रोटेट कर रहे हैं as well as rotates. सर तो मतलब ऐसे ही सोच रहा हूँ सर, जैसे अगर ये क्वेश्चन आया होता तो हम लोग को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम मतलब मालूम नहीं उससे डिफिकल्ट होगा या मतलब यही सबसे आसान होगा, लेकिन फिर भी कि O2 मूव और रोटेट कर रहा है तो उससे अच्छा एक तीसरे को लेते हुए जो एक मूव कर रहा है उसका अलग लें और जो एक रोटेट कर रहा है उसका अलग लें, मतलब हाँ तो वही तो आ रहा है ना प्रोडक्ट रूल में, वही चीज तो नहीं वही रहा है प्रोजेक्ट रूल से, लेकिन अलग अलग पहले से ही नहीं कर लेते। तो उसमें तुम्हें यार सारी चीजें एक साथ दिखाई नहीं देगी ना, तुम्हें कॉरियोलिस भी नहीं दिखाई देगी, तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं दिखाई देगी, इसमें सब चीजें दिखाई देंगी एक साथ। ओके सर एक्स कैप का डिफरेंशिएशन ओमेगा क्रॉस एक्स कैप में एक्स का नहीं होना चाहिए, वी तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ना। यूनिट वेक्टर एक्स कैप रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो एक्स कैप का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा यूनिट एक्स कैप ही रोटेट कर रहा है, ठीक है ठीक है। यूनिट वेक्टर रोटेट कर रहा है ना यार, फ्रेम रोटेट कर रहा है का क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है उसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रही है, तो उसके यूनिट वेक्टर फिक्स नहीं है। यस ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोऑर्डिनेट्स हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? मतलब स्मॉल एक्स कैप या कैपिटल एक्स कैप? कौन से कोऑर्डिनेट? हम जो लिख रहे हैं ये जो है आर नॉट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब कैपिटल एक्स वाई जेड फ्रेम में लिख रहा हूं मैं ना, एक स्टेशनरी फ्रेम में। एक स्टेशनरी फ्रेम में मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से पिक्चर आ जाती है, इस पिक्चर में आ जाते हैं। मैंने एक स्टेशनरी फ्रेम लिया येलो कलर वाला, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे पास एक पार्टिकल है पी जिसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड और उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल आर। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी होगी डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल आर और उसकी एक्सेलरेशन होगी इसका एक और बार डेरिवेटिव, राइट? सर आवाज कट गई थी सर, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास कैपिटल एक्स वाई जेड वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने एक पॉइंट लिया पी, पार्टिकल लिया कोई जो कि मूव कर रहा है और उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है और उस पार्टिकल की वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर होगी और उसकी एक्सेलरेशन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर होगी। ये मैंने शुरू में बताया, राइट? अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया O2, ऑब्जर्वर ले लिया। उस ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर हमारे फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में आर नॉट लिखा हुआ मैंने, छोटा आर नॉट ये वाला, राइट? और मैंने इसी फ्रेम में एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया O2 के P से ज्वाइन करता हुआ जिसको मैंने R लिख लिया। अब इस येलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में R की वेरिएशन और इस O2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस में R की वेरिएशन कैसे लिखनी है ये सोचना आपने को। तो ध्यान से सुने, ये रिलेशनशिप मैंने लिखी आर नॉट प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ये सब मैंने किस फ्रेम में मेजर किए हैं? ये तीनों वेक्टर किस फ्रेम में मेजर किए मैंने? कैपिटल एक्स वाई जेड। कैपिटल एक्स स्टेशनरी फ्रेम में। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने डी बाई डी टी ऑफ आर नॉट लिख लिया प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर लिख लिया इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल आर हो गया। यहां तक कोई डाउट? ये क्या हो गया सर? आपने स्मॉल आर को कैपिटल वाली एक्सिस में क्यों लिखा है? मेजर क्या है मतलब? इस वो स्मॉल आर को तो हम बाद में एक्स कैप लिखेंगे, तो मतलब फिर वो स्मॉल एक्स वाई ना वो उस पे आता हूं मैं। अभी फिलहाल आप समझो ये तीन वेक्टर हैं। यस सर। सर आदित्य क्या पूछ रहा था? हैं? आदित्य क्या पूछ रहा था?
आदित्य ये पूछ रहा है कि ये स्मॉल आर को आप कैपिटल एक्स वाई जेड फ्रेम में क्यों मान रहे हो, ये तो O2 के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू है। अच्छा आप एक चीज समझो, एक ही वेक्टर है, एक वेक्टर है, कोई गिवन वेक्टर, उस वेक्टर को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए मेरा ओरिजिन कहां पर है और मेरी उसकी ओरिएंटेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगी ना सेम वेक्टर की। यस सर। आ रही बात है ये समझ में? ठीक है, अभी मैंने फॉर द टाइमिंग आपको 3 वेक्टर दिखाए, एक आर, एक आर नॉट और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर पी का वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और इसके अलावा मैंने क्या किया, एक कोई ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट ले लिया O2, ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ले लिया O2, और उस O2 के सेंटर से, ओरिजिन से अपने ओरिजिन को ज्वाइन कर दिया, स्मॉल आर नॉट मैंने वो वेक्टर ले लिया, और O2 से P को ज्वाइन कर दिया, स्मॉल आर वेक्टर एक ले लिया। सो आई नो दैट दिस रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट बिटवीन देम। इसमें कोई डाउट? आर नॉट प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में। अब जब P मूव करेगा और मेरा O2 मूव करेगा तो ये सारे वेक्टर्स बदलेंगे, बट ये रिलेशनशिप हमेशा होल्ड करेगी। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर नॉट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि O2 पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है अपने एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैपिटल एक्स वाई जेड में, राइट? हाँ सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर आर किस रेट से बदल रहा है, राइट? हाँ। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर O1 के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है। तो फिर ये बस आपने नॉर्मल बोलो तो आपने बस रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव हाँ, वो लिखा है ना? हाँ वही देखा। अब दिक्कत कहां पर आनी है, दिक्कत यहां पर आनी है कि इस वेक्टर आर को अगर मैं O2 के आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, O2 से मेजर करना चाहता हूं इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और उसके आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो वो ऐसा लिखा जाएगा, है ना? यस सर। हाँ ये जो वेक्टर भी O2 के आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं है, और ये कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। सर तो P ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मतलब सॉरी सीधा मोशन, और O सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये कह सकते हैं ना? P तो एक पॉइंट है, P पॉइंट की रोटेशन के बारे में कुछ नहीं सोचना था, P एक पॉइंट है, वो केवल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बस एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, मालूम नहीं ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन तो कर रहा है ना? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन क्यों बोल रहा है, किसी भी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा हो सकता है वो। हाँ मतलब ठीक है, हाँ कह सकते हैं, यस सर। और O2 को बस रोटेट कर रहा है बस। O2 वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, छोटा x छोटा y छोटा z, वो चल भी रहा है, किसी भी कोड पाथ पे चल रहा हो सकता है, एंड स्पिन भी कर रहा है, जैसे अर्थ का सेंटर चल रहा है और अर्थ स्पिन भी कर रही है। तो अगर आप एक अर्थ के सरफेस पे ड्रॉ कर ले मतलब अर्थ के ऊपर 3 लाइनें खींच दें, है ना? ठीक है सर, ठीक है। अर्थ के सेंटर से 3 लाइनें पास कर लो जो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो अर्थ का सेंटर एज ए होल एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव भी कर रहा है और अर्थ स्पिन भी कर रही है। ठीक है सर, समझ गया सर। तो O2 अर्थ है, हमारी अर्थ का सेंटर है, और O1 को आप सन मान लो, जिसको मैंने स्टेशनरी माना हुआ है। ठीक है, और ये कोई स्पेस में सोलर सिस्टम में कोई एस्ट्रॉयड है, छोटा सा पार्टिकल है जिसका साइज नेग्लिजिबल है, सन के रिस्पेक्ट में उस एस्ट्रॉयड का पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर है,
अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में उस सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर है, और आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के सेंटर का पोजीशन वेक्टर सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे हो रही है, और अर्थ के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर कर रहे हैं, सन से मेजर कर रहे हैं। तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ के सेंटर की डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है ये, और ये हमारा जो एस्ट्रॉयड था उस एस्ट्रॉयड का सन के सेंटर के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव है। ठीक, अब जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मैंने इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया। इसमें दो टर्म आई मेरे पास, एक टर्म आई ये और एक टर्म आई ये टर्म रिप्रेजेंट करती है उस एस्ट्रॉयड की वेलोसिटी अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में, अर्थ से मेजर की है, एक घूमती हुई अर्थ जो चल भी रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो अर्थ से मेजर की गई वेलोसिटी। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। तो velocity of that particle as measured by a rotating frame of reference will be equal to velocity of that particle with respect to sun minus velocity of the center of the sun। ये आप नॉर्मली यूज करते थे, velocity of a with respect to b is velocity of a minus velocity of b। क्यों भाई? जब रोटेशन अकाउंट में नहीं लेते थे। यहां पे अब एक टर्म हो रही है माइनस ओमेगा क्रॉस एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, यानी कि ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो जब तक हम रोटेशन अकाउंट में नहीं लेते थे हम केवल इतना बोलते थे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर अब आपका बी जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी कर रहा हो तो ओमेगा सी से, तो माइनस ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस आर, और आर कौन है, आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये समझ में आप आपको? हाँ सर। अब आप ऐसे समझो कि आप स्टेशनरी हो और आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपके सामने आपका कंप्यूटर या जो भी मोबाइल जिस पे भी आप देख रहे हो वो टेबल पे पड़ा। आप चलना नहीं शुरू करते, आप केवल अपनी पोजीशन पे स्पिन करना शुरू कर देते हो, तो क्या आपको वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखाई देगा? तो velocity of your mobile phone placed on the table with respect to yourself will be, ये जीरो है, ये जीरो, आप कहीं जा नहीं रहे, मोबाइल भी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप घूम रहे हो, तो जितनी वेलोसिटी से आप घूम रहे हो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेनी है, जितनी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से आप घूम रहे हो क्रॉस उस मोबाइल का पोजीशन वेक्टर आपके रिस्पेक्ट में। बोलो सर। तो ये तो वही है, v इक्वल ओमेगा आर ओमेगा क्रॉस आर। हाँ वही है। अगर आप ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो आपको दूसरी चीजें, बाकी की दुनिया ओमेगा से क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देंगी, तो अपेरेंटली वो आपको इतनी एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर वेलोसिटी से चलती हुई दिखाई देंगी। जो प्रत्युष बोल रहा था कि अलग अलग देख लो सर, एक ट्रांसलेशन की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी लगा लो, एक रोटेशन की वजह से लगा लो।
सर वहाँ पे डी ऑफ मॉड आर बाई डी टी नहीं आएगा? कहाँ पे बेटे? वो जो आपने वाइट से जस्ट लास्ट सेंटेंस लिखा है। ये वाला? हाँ, हाँ, डी ऑफ आर वेक्टर बाय डी टी तो ऊपर वाला ही हो गया ना, फिर तो हम ये ओमेगा। वाला। ओ अरे हाँ, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं ठीक है मैं तो सर और जो आपने ये ऊपर वाली क्वेश्चन लिखी है बी जो ऊपर येलो में लिखी है, इससे तो व्हील वाली सिचुएशन भी डिफाइन हो रही है ना? जो ये येलो में क्वेश्चन लिखी है, इससे तो व्हील वाली सिचुएशन भी डिफाइन हो रही है ना, जो रोलिंग व्हील वाली बताई थी आपने, जो रोटेटिंग व्हील वाली, जिसमें वो भी हो रही है ना? हाँ, वो तो वही हो रही है ये, एक तरीके से देखा जाए तो। चलो वो उसके बारे में, रोटेटिंग व्हील के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब आप समझें कि आप रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, O2 एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, से किसी पॉइंट की वेलोसिटी मेजर करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नॉर्मल रिलेटिव वाला फंडा VA माइनस VB, और एक टर्म हो रहेगी माइनस ओमेगा क्रॉस R। ओमेगा क्या है? आपकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? ओमेगा इज द एंगुलर velocity of observer O2 with respect to the fixed set of axis O1. फिर से देख लो, किसी को कोई डाउट? हाँ जी साहिल। और कुणाल, मुकुल? सर मेरे डाउट नहीं सर, नहीं डाउट। तो अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगी? तो डिफरेंशिएट दिस, तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O2 आ जाएगी। तो अभी नहीं, ऐसे लिखने का नहीं करते इसको। हाँ ठीक है, वैसे तो सीधा कर ही सकते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O2, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर R बाई dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर R नॉट बाई dt स्क्वायर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट ओमेगा मानते हैं तो ओमेगा का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट ओमेगा मानते हैं तो ओमेगा का डेरिवेटिव 0, ओमेगा क्रॉस d बाई dt ऑफ R वेक्टर। ऐसे लिख के नहीं करता हूं मैं, मुझे वो I कैप J कैप वाली टर्मिनोलॉजी जो मैंने बिगिनिंग में लिखी थी, मैं वहां से करता हूं। एक बार मैं ये रिजल्ट साइड में लिख के छोड़ देता हूं। यहां से वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, d बाई dt ऑफ R वेक्टर माइनस d बाई dt ऑफ R नॉट, और साथ में आ रही है माइनस ओमेगा क्रॉस R वेक्टर। अब मैं इस ओरिजिनल रिलेशनशिप पे आ जाता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, वो रोटेशन हो रही है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर d ऑफ R नॉट प्लस, हाँ जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या लिखूंगा? x डबल डॉट x कैप प्लस y डबल डॉट y कैप प्लस z डबल डॉट z कैप प्लस दूसरी टर्म क्या है बोलना जरा? x डॉट इंटू ओमेगा क्रॉस एक्स कैप प्लस y डॉट इंटू ओमेगा क्रॉस आई कैप कैप प्लस
z डॉट इंटू ओमेगा क्रॉस z कैप। ठीक है, प्लस अब ये वाली जो टर्म थी इसको मैंने ये लिखा हुआ था, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना। ये वाली टर्म तो यही थी ना, बोलो। हाँ सर। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस दिस, इसमें ओमेगा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स डॉट एक्स कैप प्लस वाई डॉट वाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप प्लस ओमेगा क्रॉस एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप, है ना। हाँ सर। इज इक्वल टू आर एच एस में आएगा डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर। ये जो टर्म है ये है एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू O2। क्या भाई? तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू O2 में क्या क्या आया, एक आया डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। पी पॉइंट की एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, माइनस डी स्क्वायर आर नॉट बाय डी टी स्क्वायर। ये क्या है, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ O2। हाँ सर। मतलब अर्थ के सेंटर की एक्सेलरेशन, अर्थ का सेंटर की एक्सेलरेशन, जो भी उसके ट्रांसलेशनल मोशन में उसकी एक्सेलरेशन थी, राइट। हाँ माइनस ये वाली टर्म क्या बन रही है, ये ओमेगा क्रॉस एक्स डॉट एक्स कैप प्लस वाई डॉट वाई कैप प्लस जेड डॉट जेड कैप, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू O2। और ये भी यही टर्म है, 2 ओमेगा। हाँ ठीक है, प्लस अब ओमेगा का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसके साथ, ओमेगा क्रॉस आर, राइट, है ना। और इसको वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू O2 लिख दूं। हाँ सर। और ये उधर जाके माइनस का ओमेगा क्रॉस आर आ गया। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक, बोलो। नहीं सर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। तो ए डॉट बी तो ओमेगा डॉट आर 0 हो जाएगा। ये नहीं, ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा वेक्टर माइनस ए डॉट बी ओमेगा डॉट ओमेगा इंटू आर वेक्टर।
सर ये ओमेगा कौन से एक्सिस के अबाउट है? जेड एक्सिस सर। ये ओमेगा जो है हमारा, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये कैसे भी हो सकती है। मतलब हमें पता नहीं है। हाँ, ये कैसे भी हो सकती है, बट ये जो ओमेगा है, एक मिनट में इधर डायग्राम पे आ रहा हूँ, ओरिजिनल डायग्राम पे जहां मैंने बनाया था। तो आर वेक्टर ये रहा, जिसकी ओमेगा तो किधर भी हो सकती है, दिस कुड बी रोटेटिंग इन एनी सेंस। ओमेगा डॉट आर के बारे में क्या मतलब हम नहीं जानते कि किस प्लेन में या कैसे रोटेट कर रहे हैं। हाँ, कैसे भी रोटेट कर रहा हो सकता है, उसमें क्या नहीं है। मतलब मेरे को अभी तक था कि वो मालूम है हमें, मतलब। नहीं, वो जो रेंडमली रोटेट कर रहा है, दैट कुड बी एनी रोटेशन, है ना। हाँ सर, बात तो सही। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ध्यान से समझेंगे आप, यहां से आगे अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट नहीं कर रहा होता, ओमेगा 0 होता, तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू O2 की वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू O1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू O1, जो साधारण करते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा स्टैंडर्ड होता था। अब अगर हमारा जो O2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा विच इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एज ऑफ नाउ, हमने ओमेगा की वेरिएशन अकाउंट में नहीं लिए, तो एक्सेलरेशन में दो टर्म आने वाली है एडिशनल, एक ये वाली टर्म आने वाली है और एक ये वाली टर्म आने वाली है। दिस टर्म will get converted into centrifugal force for those special cases जिसके अंदर आपका ओमेगा और आर परपेंडिकुलर होता है, और ये ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा, एंड दिस टर्म इज द कॉरियोलिस एक्सेलरेशन। तो अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो आपको उसके ऊपर एक कॉरियोलिस एक्सेलरेशन दिखाई देगी -2 ओमेगा क्रॉस दिस, और ये वाली एक्सेलरेशन आपकी सेंट्रीफ्यूगल वाली एक्सेलरेशन आ जाएगी, जो कि तब दिखाई देगी आपको जब जिसकी वैल्यू सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगी, अगर हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी ओमेगा जो है वो उसके आर वेक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रही है। तो मैं इसको अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आया कि कॉरियोलिस एक्सेलरेशन क्या चीज है। तो आपके रोटेशन की वजह से दो टर्म आती हैं। कॉरियोलिस तब पिक्चर में आती है जब आपके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी कर रहा हो। अगर वो नहीं ट्रांसलेट कर रहा हो तो नहीं आती। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई होप कि ये इक्वेशन आपके दिमाग में बैठी हुई है, और मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो सपोज मेरे पास एक डिस्क है, और इस डिस्क के पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा विच इज assumed टू बी कांस्टेंट। इस डिस्क के सरफेस पे यहां पे एक कॉइन रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस आर। तो इस कॉइन का हमारी डिस्क के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है आर।
जिसका मैग्नीट्यूड आर है, और ये सपोज रफ है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब आप इस कॉइन का मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क ऑब्जर्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डिस्क इस कॉइन का मोशन ऑब्जर्व करते हैं। तो डिस्क का ये सेंटर है एंड सपोज ये गिवन है कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। ठीक, तो अगर आप कॉइन का मोशन डिस्क के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्क एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन, इसमें 4 टर्म्स आनी चाहिए। एक, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क with respect to ground, minus twice of omega cross velocity of the coin with respect to the disk, minus omega cross r. What is r? Position vector of the coin with respect to disk. ये मुझे अभी फिलहाल पता नहीं, चलो ये 0 है बिकॉज डिस्क का सेंटर कहीं नहीं जा रहा, स्टैटिक है परमानेंटली। ये 0 है क्योंकि कॉइन की डिस्क के रिलेटिव कोई वेलोसिटी नहीं है, कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। और ये वैल्यू इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉइन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क आ जाएगी। अब सिंस ये, अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कॉइन का मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क देख रहा हूं, मतलब मैं एक डिस्क के ऊपर, ध्यान से समझेंगे, डिस्क के ऊपर एक लाइन पेंट कर रहा हूं एक्स एक्सिस, डिस्क के ऊपर एक दूसरी लाइन पेंट कर रहा हूं वाई एक्सिस, और एक हाइपोथेटिकल लाइन डिस्क के ऊपर ही मैंने ड्रॉ की हुई है जेड एक्सिस। तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने डिस्क पे बनाई है ये स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। इसका मतलब ये डिस्क के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। और इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या कॉइन की पोजीशन चेंज कर रही है? अगर कॉइन डिस्क पे स्लिप नहीं कर रहा है तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द कॉइन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क इज 0। और क्या ये अदरवाइज आपको लग रहा था 0 आ रही है? हाँ सर। इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ नहीं ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। एक मिनट, इसकी वैल्यू जरा ध्यान से लिख लें, ये प्लस आएगा। मैं कैसे आएगा ये मैं बता देता हूं। तो एक बार इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो 0 आएगा उसमें से माइनस करते हैं दिस इनटू दिस, और साथ में ये आता है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इससे ये आ जाएगा। कंप्लाई कर रहे हैं बोलो दोनों चीजें कि नहीं? अब ग्राउंड फ्रेम में कॉइन को देखते तो ऐसा दिखाई देता, और डिस्क के फ्रेम में देखते कॉइन को तो 0 दिखाई देता वो। सर वो जो O2 पॉइंट है, मतलब जो डिस्क का सेंटर है, तो वो सेंटर भी रोटेट कर रहा है, मतलब पॉइंट नहीं रोटेट करता होता है। आप ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सिस ड्रॉ करो, वो एक्सिस रोटेट करते हुए दिखने चाहिए। पॉइंट की रोटेशन कुछ नहीं होती है, पॉइंट केवल ट्रांसलेट करता है कि वी कॉइन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क 0 क्यों है? क्योंकि कॉइन इज नॉट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। कॉइन डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। अच्छा, वो डिस्क के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक है। अब ये जो मैंने यहां पे रिलेशनशिप लिखी थी, इसको मास से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ये वाले रिलेशनशिप को, तो m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू O2 विल बी इक्वल टू m इंटू डी स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर माइनस m इंटू डी स्क्वायर r नॉट बाय dt स्क्वायर माइनस 2m ओमेगा क्रॉस velocity of p with respect to O2 minus m omega cross position vector of p with respect to O2. ये हो गई नेट फोर्स इन दी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गई रियल फोर्सेस जो लग रही थी ग्राउंड फ्रेम में, स्टेशनरी फ्रेम में, और ये सारी हो गई स्यूडो फोर्सेस। तो स्यूडो फोर्स में 3 टर्म आने वाली हैं, कौन कौन सी? एक माइनस एम ए नॉट, एक प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाली टर्म डिस्क के फ्रेम में जब मैंने दिखाया था तो ये प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगी, और एक ये वाली टर्म, ये सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से स्यूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है आपका, और ये कॉरियोलिस फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। सर आपने वो डेस वाले में जो जब ओमेगा स्क्वायर को प्लस बोला था वो वापस बता सकते हैं? मैं सुन नहीं पाया था, कुछ और सुन। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C को एक्सपेंड करते हैं, तो ये A डॉट C इंटू B वेक्टर माइनस A डॉट B। यस सर, समझा सर। सर बस एक तो दूसरी वाली टर्म नहीं समझ आई, जो ओमेगा डॉट आर इंटू मेगा वेक्टर, तो वो कब यूज आएगी? वो भी आ जाएगी यूज, उसमें वो रिजिड बॉडी के रोटेशन में आएगा, वो उसकी जरूरत कम ही पड़ेगी जब हम एंगुलर मोमेंटम वगैरह डिस्क्राइब करेंगे ना, और अनसिमेट्रिक बॉडीज की रोटेशन जब देखते हैं उसमें आती है वो। यूजुअली वो टर्म ना एड अप करके 0 हो जाती है जब हम एक यूनिफॉर्म राउंड बॉडी की रोटेशन डिस्क्राइब करते हैं, तो वो वाली टर्म नॉर्मली कैंसिल आउट हो जाती है, अदरवाइज वो बच जाएगी। वो दिखाऊंगा कोनिकल पेंडुलम में और इन सब केसेस में आएगी वो। उसको अभी इसलिए मैंने ओमेगा क्रॉस आर पे छोड़ दिया उसको, ताकि वो टर्म आपको याद रहेगी, वो बचती है ना। मैंने खाली ओमेगा स्क्वायर आर करके नहीं लिखा इसको, इसलिए। हाँ जी, नोट करना है? हाँ सर, एक मिनट। यस सर, यस सर। कहाँ से? यार फोटो खींच ले। डिस्क नहीं, नोट कर लेना। डिस्क करना है। डिस्क वाले से बस। ये कर लिया? हाँ सर, ये क्या सब हो गया, डिस्क रह गया। ये भी? हाँ यस सर। सर वो मास वाली इक्वेशन लिखनी थी। हाँ, यहाँ पे मास वाली इक्वेशन लिख लो। उससे पहले तो डिस्क वाला भी नहीं हुआ अभी सारा। हाँ कोई बात नहीं, ये तो वही है ना, इसको मास ही से तो मल्टीप्लाई किया था मैंने। ओके ओके सर, ओके सर। मैंने ये केवल आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको सेंट्रीफ्यूगल के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉरियोलिस तो रेयरली किसी क्वेश्चन में यूज होगी, बट ये जो सेंट्रीफ्यूगल वाली टर्म है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखनी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब पिक्चर में आती है, पहले तो ये समझे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी घूमते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं,
आपने ये नहीं कहना है कि कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आएगी, नहीं, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी, गलत। आपने ये कहना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होती है। स्यूडो फोर्स किसकी वजह से आती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सीलरेशन की वजह से आती है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक घूमते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे। और एम ओमेगा स्क्वायर आर में ओमेगा क्या चीज है? उस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन में घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है या आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पिन करने की एंगुलर वेलोसिटी है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल। तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर नाम की स्यूडो फोर्स आएगी। आर उस ऑब्जेक्ट का आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आएगा और ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खुद की एंगुलर वेलोसिटी आएगी। उसका उस ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन से लेना देना नहीं है, ठीक है सर? ओमेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वो ऑब्जेक्ट है ना? नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऊपर भी तो आपने जब VAB लिखा था तो उसमें भी तो ओमेगा B/A लिखा था। नहीं, वो मैंने चेंज कर दिया था। वो ओमेगा B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। देखो ग्राउंड है, कहाँ गया वो? इरेज कर दिया क्या मैंने वो? हाँ वो शायद इरेज कर दिया था। हाँ, वो मैंने चेंज कर दिया था। वो B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। मोबाइल वाली जो टर्म लिखी थी ना, यस सर जो मोबाइल विद वो ओमेगा जो है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो। जो जनरली लिखी थी सर आपने, जो वेलोसिटी VA/B वही वाली ना? ठीक है। सर एक बार डिस्क वाला दिखा दो। अगर ओमेगा भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा, ओमेगा जो है ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा, कम या ज्यादा रहा होगा, ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करने का इफेक्ट तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ओमेगा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा होगा तो एक टर्म आर अल्फा भी आएगी यहां पे, यस सर, -m अल्फा क्रॉस आर भी आएगी। ये टर्म आइलर्स फोर्स कहलाती है। फिर इसमें भी क्या कुछ यूलर ने काम किया था क्या? किधर किधर है ऑयलर का? यार कॉरियोलिस ने ये वाली टर्म की तरफ पॉइंट किया, आइलर ने कहा भैया ये वाली टर्म क्यों छोड़ दी, तो उसको कॉरियोलिस एक्सेलरेशन बोल दिया गया, इसको आइलर एक्सेलरेशन बोल दिया गया। आइलर यूलर क्या है, क्या बोलते हैं इसको? यूलर ऑयलर बोलते हैं। ऑयलर हाँ हमारा यूलर ही ठीक है, ऐसे यूलर बेटर सुना सुना सा लगता है यूलर। हाँ एक्चुअली हम ये टर्म यूज कर चुके हैं एक क्वेश्चन के अंदर, फ्रिक्शन वाले, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसमें वो पूछा था मैंने लास्ट क्लास में कि वो स्लिप कब करना शुरू करेगा, तो उसमें मैंने नॉर्मल रिएक्शन को mr अल्फा के बराबर किया था ना। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करके दिखाया था। अगर उसी को रॉड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करते तो ऐसे लिखते। चलें आगे। नहीं सर, कौन से क्वेश्चन थे यूरोडोव के कॉरियोलिस वाले, देखें? अभी आप बोल रहे हो मतलब मैं पहले तो इसका ही था और लास्ट में
चलो एक क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूँ कॉरियोलिस के ऊपर बेस, फिर आगे चलते हैं ना। तो पहले करा तो दो कि एक क्वेश्चन आप करा दो कि कैसे सॉल्व होता है। हाँ चलो मैं करवाता हूँ ना एक क्वेश्चन। सर एक मिनट अभी नोट कर रहा हूँ। मैं कॉरियोलिस पढ़ाता नहीं वैसे किसी को, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई है किसी को, मैं सेंट्रीफ्यूगल पढ़ा के छोड़ देता हूँ। फर्स्ट टाइम सर? मतलब किसी भी महान आदमी को नहीं? नहीं, मैंने आज तक कॉरियोलिस नहीं पढ़ाई किसी को। हाँ मतलब बता देता हूँ 2 ओमेगा क्रॉस वी होती है। सर वो तो मतलब हाँ भाई, हो गया। उतर गया कॉपी में। नहीं यस सर। सर, हो गया। सर हाँ जी। सर इसमें लैटिट्यूड और उसका क्या रहता है, मतलब? हाँ सर, उसमें पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन, एटीट्यूड की भी हाँ, क्वेश्चन है क्वेश्चंस कुछ। में लैटिट्यूड का एंगल और वो सब वो दिया वाला है। समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। तो बचे सारे हो गए क्या? मतलब उसमें सीधे कैसे जाते हो? नहीं, देख उसी लेते हैं ना। 107 ही था शायद, मैं वो एक साथ 108 ऐसा कुछ। करवा दूं नहीं, फिर 117 था ना वो तो। नोट कर लिया कि नहीं? अच्छा। यस सर, हो यस गया। सर। मतलब 110 के बाद वाले शायद सारे उसके थे ना, हाँ। कोरियोलिस के। हाँ हाँ। 107 नहीं, हाँ सर 110। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसमें एक डायमीटर के अलॉन्ग ग्रूव बना हुआ है, चैनल पैसेज काइंड ऑफ, और उसमें एक नाइसली फिट होने वाला ब्लॉक मास एम का रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस r/2। अगर इसका टॉप व्यू बनाऊं मैं, तो टॉप व्यू में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये चैनल है, एक पैसेज बना हुआ है और यहाँ पे एक नाइसली फिट होने वाला ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है r/2 पे। अभी फिलहाल इसको सेंटर से एक रस्सी से बांध रखा है और ये डिस्क एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो द डिस्क मूव्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट है विच इज मेंटेनिंग ओमेगा इज कांस्टेंट, राइट? नाउ दिस ब्लॉक is connected to this center by a string and this string snaps at t is equal to 0. Calculate the velocity of the block with respect to ground as a function of radial distance r from the center। करो जरा, पहले तो यही करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 3 मिनट। I'll be back in a moment। आ रहा हूं, मैं म्यूट कर रहा हूं।
हाँ जी, कोई आंसर? सर ओमेगा बाय 2 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओमेगा बाय 2 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 8 आर स्क्वायर माइनस 8 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, 8 स्मॉल आर ये स्क्वायर। 8 लग रही है क्या? ओमेगा नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर नहीं है। और ये 8 है ना, हाँ 8 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का ये रूट है। ऐसे हाँ ये है। तो r इज इक्वल टू r बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? r इज इक्वल टू r बाय 2 पे ये रहेगा ओमेगा बाय 2 इंटू 8 इंटू आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज r ओमेगा। बाउंड्री कंडीशन तो ठीक लग रही है, इनिशियल वाली तेरी है। ओमेगा बाय 2 नहीं आ गई है तो, आर ओमेगा बाय 2 नहीं आ गई है तो, हाँ तो गलत आ गई है ना, नहीं बाय 2 ही तो होगी। बाय 2 ही तो हाँ होनी बाय 2 है, ठीक तो है। बाई तो होगी, बाय 2 ही होगी ना। बिल्कुल बाय 2 ही होगी। और कोई? सर ये सेम आ रही है। हाँ सर, मैच कर रहा है सर। तू मैच ही करवा रहा था इतनी देर से? नहीं, मैं सॉल्व कर रहा था, मेरा अब आया क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ ना सर। और बाकी लोग? कुणाल, मुकुल, साहिल, ओम? चले गए? नहीं तो कर रहा हूँ। डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये चैनल स्टैटिक है और अपने को वो केवल इस चैनल के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। किसी मोमेंट पे अगर वो यहां से r डिस्टेंस पे है और वो बाहर की तरफ जा रहा है v स्पीड से, तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस पे? तो डिस्क कैसे घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से? तो डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पे स्यूडो फोर्स लगने वाली है अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्स। स्यूडो फोर्स में दो टर्म आने वाली है, एक कॉरियोलिस वाली आने वाली है और एक सेंट्रीफ्यूगल वाली आने वाली है। कॉरियोलिस वाली होती है ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव और सेंट्रीफ्यूगल वाली होती है ओमेगा क्रॉस आर माइनस का।
तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है तो ये होता माइनस प्लस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर आएगा ना, तो बाहर की तरफ। तो ये जो फोर्स है बाहर की तरफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये रिस्पॉन्सिबल होगी इसको स्पीड अप करने के लिए। सर तो जैसा अगर हम इसमें कोरियोलेस पूछते तो हम डायरेक्ट ऐसे वी का रेशो नहीं बता सकते ना, कुछ सॉल्व करना ही पड़ता है। एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर आएगी और इसकी वेलोसिटी, अच्छा ऐसे दिखाता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स इस पे इधर आएगी और एक ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव भी आएगी, ट्वाइस ऑफ ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव साथ में। एम ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है और वी रिलेटिव राइट साइड की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव किधर को हुआ, प्लस आती है माइनस आती है, ये माइनस आती है शायद। हाँ माइनस आती है। यस, तो माइनस आते, तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है, वी रिलेटिव इधर है, तो माइनस ओमेगा क्रॉस रिलेटिव इधर रहेगी नीचे की तरफ। 2m ओमेगा इंटू वी रिलेटिव, और वी रिलेटिव इसका इधर को है। हाँ जी, ये बोलो डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फोर्सेस हैं, इसके अलावा एक डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रियल फोर्स होगी mg, और एक डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रियल फोर्स होगी n। और कोई फोर्स डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पे? सर एक डाउट था, जब ये एक्चुअली ओमेगा से घूम रहा होगा तो ये राइट वाले सरफेस पे प्रेस कर रहा होगा, तो लेफ्ट को आनी चाहिए थी फोर्स तो अभी मेरे को क्या फील हो रहा है कि ये पैसेज की इस वाली वॉल के अगेंस्ट भी प्रेस कर रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस, और इस पे एक नॉर्मल इधर भी आएगा। तो इसको n1 ले लेते हैं, इसको n2 ले लेते हैं। n1 जो है ये बाय दी बॉटम सरफेस ऑफ दी पैसेज आया, और n2 जो है बाय दिस वॉल ऑफ दी पैसेज आया। और अब m ओमेगा स्क्वायर r को v रिलेटिव इंटू डी वी रिलेटिव बाई डी आर लिख के इंटीग्रेट कर लेंगे अगर हम, तो v रिलेटिव डी वी आर बाई डी आर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r डी आर, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, और v रिलेटिव की रेंज 0 से v रिलेटिव और इसकी रेंज r/2 से r, तो ये हो जाएगा v रिलेटिव स्क्वायर्ड बाय 2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो v रिलेटिव इज m, तो हटा दो ना यार, m नहीं आएगा, तो v रिलेटिव इज ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। अब आपसे पूछिए इसकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब ये r डिस्टेंस पे होगा तो डिस्क की ओमेगा घूमने की वजह से ये डिस्क के साथ साथ ओमेगा से घूम रहा होगा, तो एक r ओमेगा टेंजेंशियल भी होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर इसकी नेट स्पीड निकालनी है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ v रिलेटिव का स्क्वायर प्लस r ओमेगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ओमेगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। सर मेरे को ये जानना है, इसको 2 मिनट में लोग कैसे करते हैं सर? मतलब आपने दिया तो उसके 2 मिनट बाद ही आंसर आ गया था सर उन लोगों का। हाँ यार अर्नव, ये बता तूने 2 मिनट में कैसे किया इसको? मतलब थोड़ा तो आपने मतलब थोड़ा लिखा है, ज्यादा वो समझ में आता, लेकिन फिर भी इतना करने में मेरे को तो टाइम लग रहा है सर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज में आता क्या, मतलब बस प्योरली सॉल्व ही कर रहा था, उसके बाद मतलब 2 मिनट का तो बिल्कुल। अभी अर्नव बता कैसे किया?
ऐसे ही क्या, वो आपने तो बस समझाने के लिए एक्चुअली लिखा है, तो वो बस लिखा नहीं मैंने, मतलब ये तो जल्दी तो हो ही रहा है। स्टेप ही कितने, बस एक इंटीग्रेट ही तो करना है। सही बोल रहा है, एक इंटीग्रेट करना है, एक रिजल्टेंट निकालना है। हाँ बस। अब सर बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है ना सर। बाकी की पब्लिक कहाँ है? हाँ जी, कोई डाउट किसी पार्ट में कुछ पूछना है? आदित्य, यस सर। क्या क्या सर? समझ आ गया? हाँ सर। ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड बढ़ रही है। यस सर। कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड फ्रेम में इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए? सेंट्रीफ्यूगल और बस सेंट्रीफ्यूगल और हाँ बस। फ्रेम में ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी ना कॉरियोलिस फोर्स होगी। हाँ। ग्राउंड फ्रेम में कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको स्पीड अप करने के लिए? जिसने इस पे पॉजिटिव वर्क कर दिया हो। तू क्या पूछ रहा था? कौन सी दीवार से नॉर्मल लग रहा होगा, क्या कह रहा था तू? बोलो क्या कह रहा था? कौन सी वॉल से नॉर्मल, कौन सी वॉल से नॉर्मल लग रहा है इस पे? राइट वाली और नीचे वाली। यहाँ ये वाली से लग रहा है ना नॉर्मल। हाँ यस सर, एक ये और एक नीचे वाली। और एक बॉटम से लग रहा है। बॉटम वाला तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, वो तो वर्क नहीं कर रहा। ये वाली वॉल जो इस पे नॉर्मल लगा रही है, ये इस पे पॉजिटिव वर्क कर रही है कि नहीं? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में ये ऐसे घूम रहा है, स्पाइरल करता हुआ बाहर की तरफ। बोलो। सर लेकिन ये बाहर की तरफ तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है इसको करने के लिए। लेकिन ये वाली फोर्स जो है ये उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? यस सर, है। फिर क्यों सर? क्योंकि ये फोर्स और उसकी वेलोसिटी में एक्यूट एंगल बन रहा है ना यार, किसी भी इंस्टेंट पे। परपेंडिकुलर है ना वो। अच्छा अच्छा, यस सर यस सर। ठीक है, समझा। बिगिनिंग में ये टेंजेंशियल टू दी पाथ होगी, बाद में टेंजेंशियल तो नहीं होगी, लेकिन यही फोर्स उसकी वेलोसिटी के साथ एक्यूट एंगल बना रही होगी ना ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी के साथ। विजुलाइज कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। कईयों की आवाज नहीं आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज बिल्कुल भी। हाँ सर। सर इसकी बाहर की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो भी इंक्रीज कर रही होगी ना, तो उसको कौन बढ़ा रहा है? ग्राउंड फ्रेम में इसकी अगर बात करें तो ग्राउंड फ्रेम में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी सर तो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट भी तो ग्राउंड फ्रेम में दिखेगा। हाँ, ग्राउंड फ्रेम में ये इनिशियली r/2 डिस्टेंस पे था और ये सर्कल में मूव कर रहा था कंटिन्यूसली कांस्टेंट स्पीड से, राइट? यस सर। इनिशियली जो ग्राउंड फ्रेम में अगर इसको देखूं तो ग्राउंड फ्रेम में लगने वाली फोर्सेस थी mg नीचे की तरफ, एक नॉर्मल नीचे से ऊपर की तरफ और एक टेंशन इधर, और इसकी वेलोसिटी थी इधर को r/2 इंटू ओमेगा। तो ये टेंशन इसको होल्ड करके रखी हुई थी यहां पर, है ना? क्यों? यस सर। जैसे हमने काट दी ये फ्री हो गया, तो ये किधर जाना चाहेगा? टेंजेंट के लॉन्ग। तो जैसी रस्सी काट दी तो ये सीधा जाना चाहता था, लेकिन जो डिस्क का पैसेज था इसके अराउंड वो तो घूम रहा अब भी।
तो बताओ किधर से पुश करना शुरू किया डिस्क के पैसेज ने इसके, ये वाली वॉल ने। फील हो रहा है आपको कि यहाँ पे नॉर्मल डेवलप होगा? नॉर्मल तो होगा ये सर। तो वो सीधा जाना चाहता था ना, उसको कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो वो तो सीधा जाएगा अपने इनर्शिया की वजह से। सो दिस वॉल स्टार्ट्स पुशिंग इट विद द फोर्स एन। तो किसी मूवमेंट पे ये यहां से चल के, अब ये सर्कल में तो घुमा नहीं, यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो इस समय इसकी वेलोसिटी ऐसे है जिसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है जो कि आर ओमेगा के बराबर है, और दूसरा कंपोनेंट v रेडियल है जो डिस्क के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी के बराबर है, और ये इसकी नेट वेलोसिटी है। और इसमें इस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इधर को, ये नॉर्मल फोर्स इसको स्पीड अप कर रही है हर मोमेंट पे आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। सर नॉर्मल फोर्स वेलोसिटी के अलॉन्ग ही लगी होगी। नॉर्मल फोर्स नॉर्मल के अलॉन्ग लग रही होगी ना यार। हाँ हाँ अच्छा, तो नॉर्मल तो उसके टेंजेंशियल होगा ना वो तो। पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा ना। और अगर वो नॉर्मल निकालना है तो वो कॉरियोलिस फोर्स के बराबर होगा। यस सर, वो तो ठीक है सर। या तो वो नॉर्मल आप ग्राउंड फ्रेम में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड से निकाल लो उसकी, है ना, या फिर आप उसको डिस्क के फ्रेम में कॉरियोलिस से निकाल लो। मैं ग्राउंड फ्रेम में भी नॉर्मल निकाल के दिखा सकता हूँ बिना कॉरियोलिस यूज किए। मैं बिना कॉरियोलिस यूज किए भी नॉर्मल की वैल्यू निकाल के दिखा सकता हूं, जो नॉर्मल अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। कहां गया वो नॉर्मल? ये रहा। ये नॉर्मल की वैल्यू n2 2m v ओमेगा r आएगी ना। where vr is the relative velocity, है ना। यस सर। सर तो वीआर इंक्रीज नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है ना। तो वही मेरा क्वेश्चन है, उसको कौन इंक्रीज कर रहा है? नॉर्मल तो उसके अलॉन्ग है, आर में क्या है? तो ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है। हाँ, और नॉर्मल के अलॉन्ग आर में है। तो और उसके परपेंडिकुलर वीआर है, तो वीआर को कौन इंक्रीज कर रहा है? नॉर्मल तो वीआर के परपेंडिकुलर है। तो ये कह रहा है कि ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं किसी भी मूवमेंट पे, एक वी आर और एक आर ओमेगा। आर ओमेगा, यस यस सर। तो वी आर को कौन इंक्रीज कर रहा है? तो कोई वी आर को, एक बात बता, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड नहीं इंक्रीज कर सकता, डायरेक्शंस भी तो चेंज कर रही हैं। ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज करके दिखाता हूं, पहले आप यहां तक हजम कर लो डिस्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे सॉल्व किया, और ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब इसी के मोशन को मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करके दिखाता हूं, इनर्शियल फ्रेम में। इसमें कोई डाउट है यहां तक जो लिखा है? नहीं सर। अभी प्रत्युष मतलब सर ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, डाउट तो नहीं है। चलिए ठीक है। तो इसी चीज को एक बार ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज करें कि ग्राउंड फ्रेम में क्या हो रहा था इसके साथ। तो ग्राउंड फ्रेम में इस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो इनिशियली ये यहां से r/2 डिस्टेंस पे था और इसकी स्पीड थी r/2 ओमेगा, राइट। ग्राउंड फ्रेम में थोड़ी देर के बाद ये यहां से r डिस्टेंस पे पहुंच गया, और बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द डिस्क इसके पास एक स्पीड होगी r ओमेगा, वेर ओमेगा इज d थीटा बाय dt, राइट। और इसके पास एक स्पीड होगी इधर को vr, एंड फॉर श्योर ग्राउंड फ्रेम में द फोर्स एक्टिंग विल बी 1 इन दिस डायरेक्शन एंड 2, और 2 mg और n होंगी जो एक दूसरे को कैंसिल कर रखी होंगी, है ना। यस सर।
तो ग्राउंड के फ्रेम में ये इसका पोजीशन वेक्टर है किसी मोमेंट पे। चलो अब ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी फोर्स निकालनी है इस पे। मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ वी आर भी देखना है कितना होगा। तो मेरे को ये पता है कि इसकी इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन थीटा वाली डायरेक्शन में, थीटा कैप वाली डायरेक्शन में n2/m होगी और रेडियल डायरेक्शन में 0 होगी। रेडियल में 0 कोई फोर्स नहीं है ना रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन वीआर तो इंक्रीज कर लिया है। तो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, किसी को याद है क्या? इसकी वेलोसिटी को लिख लेते हैं वी आर इंटू आर कैप प्लस आर ओमेगा इंटू थीटा कैप। डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को। तो एक आएगा डी बाय डी टी ऑफ वी आर इंटू आर कैप प्लस वी आर एज इट इज और आर कैप का डेरिवेटिव। आर कैप का डेरिवेटिव कितना होगा? थीटा का ओमेगा थीटा कैप, है ना? हाँ प्लस अगले वाले में आर एज इट इज ओमेगा एज इट इज थीटा कैप का डेरिवेटिव माइनस ओमेगा आर कैप प्लस आर एज इट इज थीटा कैप एज इट इज ओमेगा का डेरिवेटिव 0 प्लस ओमेगा एज इट इज थीटा कैप एज इट इज आर का डेरिवेटिव वी आर। ये dv बाई dt आ गया। आर कैप वाली सारी टर्म्स कलेक्ट करता हूं, क्या बचा? d बाई डी टी ऑफ वी आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और थीटा कैप वाली सारी टर्म्स कलेक्ट करता हूं तो 2 वी आर ओमेगा थीटा कैप। क्या सुंदर बन गया बिल्कुल। ये तो वीआर में वही आ गया। और वही नहीं आएगा, अलग क्यों आएगा? अब ये 0 है, पर ऐसे देखने में अजीब सा लगता है दोबारा। ये 0 है। डी बाई डी टी ऑफ वी आर इज ओमेगा स्क्वायर आर। इसको इंटीग्रेट करके आप वी आर निकाल पाएंगे, आर का फंक्शन। और n2 बाय m की वैल्यू 2 इंटू वी आर इंटू ओमेगा आ गई, तो n2 निकल गया। ये लो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर दिया मैंने इसको। वी आर हमारा डी आर बाई डी टी है। तो मैं जिनको कॉरियोलिस नहीं पढ़ाता उनको मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करके दिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चन। सर अभी बस डाउट भी कि वीआर इंक्रीज कैसे कर रहे जब एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यार तुम समझ नहीं पा रहे हो यार, ऐसे नहीं होता ना। तुम डायरेक्शन चेंज कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। डोंट पास दिस स्टेटमेंट ना। एक्सेलरेशन नहीं है तो वी आर इंक्रीज कैसे कर रहा है? एक्सेलरेशन का केवल वेलोसिटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वीआर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है ना, तो डायरेक्शन भी तो चेंज कर रही है। आर मेगा डायरेक्शन चेंज कर रही है। आर मेगा का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से और वी आर जो है वो खुद एक डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन ही बदल जा रही है। तो खाली मैग्नीट्यूड पे फोकस ही नहीं कर सकता ना यार। हमारी डायरेक्शन से फिक्स ही है ना। डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वो डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है। यस सर, यस सर। ये समझ में आया आपको ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस इसका? इसमें आपने रेडियल एक्सेलरेशन को 0 क्यों लिखा? देयर इज नो फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन। एक mg और n लग रहे हैं, वो वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। वो आर ओमेगा के पैरेलल है, आर के परपेंडिकुलर यानी थीटा कैप वाली डायरेक्शन में। अच्छा ठीक है।
एक बार मैंने ऐसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिराइव करके दिखाई थी ना आपको, उसमें हॉरिजॉन्टल, उसमें थीटा कैप के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही थी, केवल रेडियल में लग रही थी, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व वाली इक्वेशन आ गई थी अपने आप, याद है? हाँ सर। तो कुल मिला के ये सारी एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ग्राउंड फ्रेम से भी विजुलाइज कर सके, रोटेटिंग फ्रेम से भी कर सके। और वो देखो वो 2VR ओमेगा वाली टर्म आती दिख रही है अब आपको, है ना? वहां पे शायद जब मैंने पहले वो भयानक से वेक्टर्स लेके किया था तो कुछ विजुलाइज नहीं हुआ था तुम्हें कि पता नहीं कौन सी टर्म कहाँ कहाँ से आ गई इसके अंदर। अभी यहाँ देख के खुशी हो रही है, हाँ 2VR ओमेगा आ गया। VR का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, फिर भी उसके लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि VR ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। अच्छा एक बात बता, तेरे पास ऐसे वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है? तूने इसकी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स, इस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, राइट? अब तू एक डायरेक्शन ले ले। नाउ दिस इज अ फिक्स डायरेक्शन, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज अ फिक्स डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, बता? डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं? करेगा इस डायरेक्शन में तो चेंज करेगा। हाँ तो इधर तो कोई फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कैसे चेंज कर गया वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट? नहीं करना चाहिए सर। तो आप तो ये फिक्स कर रहे हैं डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, तो आपने तो डायरेक्शन फिक्स कर ली ना, वहां तो रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो फिक्स हो रही है डायरेक्शन। तो घूम रही है ना, तो अगर तू डायरेक्शंस के हिसाब से एनालाइज करेगा तो में चला गया ना यार। क्या सर, आवाज फिर तो डायरेक्शंस कंसीडर करेगा तो तू नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया ना। अच्छा यस सर, यस सर। नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स आ गई, है ना? यस सर, ठीक है। बाकी लोग, हाँ जी साहिल, कुणाल, कुणाल आवाज नहीं आई आज तेरी, ठीक है? हाँ सर। क्या डर लग रहा है सर, अब क्या होगा? नहीं, डरना किस बात से है, कुछ नहीं होगा। साहिल हाँ सर। और आदित्य, यस सर। चलो लॉगी रोडो वाले वो क्वेश्चंस देखते हैं, कौन से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर बताओ, लॉज ऑफ मोशन वाला है ना? यस सर। हाँ सर। एक मिनट मैं ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट को। क्वेश्चन नंबर बोलोगे? एक 110 सर 45 से स्टार्ट हुआ था। 111 ना सर। 111 111 ये रब कर दूं, इरेज कर दूं? सब नोट किया हुआ आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ जी,
Rifle was aimed at the vertical line on the target located precisely in the northern direction and then fired. Assuming air drag to be negligible, find how much off the line and in what direction will the bullet hit the target. The shot was fired in the horizontal direction at the latitude phi is equal to 60 degree, bullet velocity 900 मीटर per second, distance equals 1 किलोमीटर. तो ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर और ये अर्थ का एक्सेस. मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये क्वेश्चन, आज फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं कोरियोलिस वाले सारे क्वेश्चन छोड़ने को बोल देता हूँ, भैया जाने दो. तो ये नॉर्थ साउथ वाला एक्सिस है हमारा और अर्थ घूम रही है. कैसे घूमती है अर्थ? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, राइट है ना? नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा ना अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर. हाँ सर, हाँ सर. अच्छा लैटिट्यूड का मतलब होता है ये वाला एंगल. तो यहां पर से फायर की गई है बुलेट, ये रही बुलेट, और इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया टुवर्ड्स नॉर्थ, राइट. सर इसमें लोग ग्रेविटी चेंज भी लेंगे क्या? नहीं, ग्रेविटी की चेंज का इफेक्ट लेना है, इसमें कॉरियोलिस का इफेक्ट लेना है. हाउ मच ऑफ द लाइन. अब यहां से 1 किलोमीटर दूर एक टारगेट है, तो एक टारगेट है वो जो इसी प्लेन में था, ये टारगेट चेंज होगी ना, लैटिट्यूड चेंज होगा तो. ग्रेविटी भी तो चेंज होगी ना, लैटिट्यूड चेंज होगा तो जी तो नहीं रहेगी ना. हाँ सर, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, लेकिन शायद तो फर्क नहीं पड़ता ना. अरे यार समझे नहीं, ग्रेविटी चेंज करने के लिए तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही तो लोगे ना अकाउंट में. हाँ सर. हाँ तो अपन तो सेंट्रीफ्यूगल कॉरियोलिस सब ले लेंगे ना अभी साथ में. ग्रेविटी क्यों चेंज कर रहे हो तुम? व्हाई डू यू चेंज अ रियल फोर्स? वी विल टेक इनटू अकाउंट द स्यूडो फोर्स ना. यस सर, यस. ग्रेविटी में जो चेंज आता है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वाला, वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से ही तो आता है. यस सर. अब अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में इस पे एक रियल फोर्स लग रही होगी mg, और 1 किलोमीटर दूर जाना है, बुलेट की वेलोसिटी इनिशियल 900 मीटर पर सेकेंड है. तो मैं ये मोशन को देखने के लिए इस पे अब लगाता हूं फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस. तो स्यूडो फोर्सेस किधर लग रही होंगी? तो एक लग रही होगी ओमेगा क्रॉस आर, है ना, ओमेगा क्रॉस आर. ये किधर को होगी ओमेगा क्रॉस आर? अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा, और ओमेगा ये रही. तो ओमेगा क्रॉस आर एक हो जाएगी ओमेगा डॉट आर, ओमेगा वेक्टर माइनस में आती है ना ये, और एक आएगी प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा इंटू आर वेक्टर. तो ये वाली फोर्स किधर आएगी? ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा. हाँ जी, ओमेगा डॉट आर किधर होगा? ओमेगा डॉट आर किधर कौन है, मतलब उसमें किधर कौन है? ओमेगा डॉट आर तो मैग्नीट्यूड है, तो ओमेगा डॉट आर की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा आर cos 30 हाँ सर इंटू ओमेगा. तो एक फोर्स तो ये आएगी, ये किधर को आएगी? ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन में, नॉर्थ में. इधर को, ठीक है. और एक आएगी मेरी ओमेगा माइनस साइन भी होगा ना वहाँ पर, इंटू आर है, माइनस साइन भी होता है ना वहाँ पर, माइनस में, तो ये साउथ में आएगी. ठीक, यस सर. तो ये ऐसे आएगी. और एक आएगी ओमेगा डॉट ओमेगा इंटू आर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये किधर को आ जाएगी? आर की तरफ. और हाँ आर की तरफ, यानी इस तरफ, है ना.
अच्छा, इसको थोड़ा जुगाड़ लगा, चलो ठीक है लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी आई थी? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 30 डिग्री या साइन 60 लिख लेता हूं इसको, ठीक है। और एक इधर आई थी, ये कितनी आई? ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। इसका इधर कितना कंपोनेंट आया? ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60, और इधर कितना कंपोनेंट आया? ओमेगा स्क्वायर आर साइन 60। ये इससे कट गया, बोलो। तो कुल मिला के ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 आ गया। तो वो जो ये वाली टर्म है, इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी वो ये वाला रेडियल डिस्टेंस लो एक्सिस से आर कॉस 60, और ऐसे को बाहर को फोर्स आएगी। तो ये आपने देखा भी होगा, अगर आपने कभी जी की डेरिवेशन की हो तो बस ये वाली टर्म लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60, हम ये दोनों टर्म्स दिखाते ही नहीं। तो करना क्या होता है, वो जो ओमेगा क्रॉस आर है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो और रेडियली आउटवर्ड उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लॉन्ग फोर्स लगा दो। ठीक है, ये आपकी फोर्स है जो ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाली है आपकी। इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं आप, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। ये ग्रेविटी को कम करेगा और ये इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो नॉर्मली हम जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हैं ये वाली, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं और रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा देते हैं ये वाली। तो यही आती है इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के। तो ये इशू भी रिजॉल्व हो गया कि उसको लिखना क्या था, ओमेगा क्रॉस आर को। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी वाली टर्म की। दूसरी वाली टर्म क्या थी? ट्वाइस ऑफ वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा। अगर आपको ध्यान हो तो -2 ओमेगा क्रॉस वी रिलेटिव थी, मैंने उसको वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा कर दिया, तो वो माइनस का साइन एडजस्ट हो गया उसमें। ये मेरी कॉरियोलिस एक्सिलरेशन आएगी। ये किधर आएगी? वी रिलेटिव किधर है? ये वी रिलेटिव की डायरेक्शन है, क्रॉस ओमेगा। ओमेगा इस तरफ है, तो वी रिलेटिव क्रॉस ओमेगा अंदर की तरफ आएगा। यस सर, हाँ यस सर। ये जो फोर्स है ये उसको ऑफ दी टारगेट हिट करवाएगी। मतलब आपने नॉर्थ की तरफ फेंका, लेकिन वो नॉर्थ से साइडवेज ईस्ट की तरफ डेविएट कर जाएगी। ठीक है, यस सर। अब करो जरा सॉल्व इस क्वेश्चन को।
आया आंसर? अप्रोक्सीमेशंस ले लो, अप्रोक्सीमेशंस ये ले लो कि एक्सेलरेशन जो साइडवेज आ रही है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आप कांस्टेंट मान लो वी बस वो 1 किलोमीटर, ज्यादा तो है नहीं, तो 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में ज्यादा देर तो लगेगी नहीं उसको, 900 मीटर पर सेकंड वैसी उसकी वेलोसिटी दे रखी है अच्छी खासी। तो डेल्टा टी सर वो एम करने का मतलब क्या है कि जी के साथ एम किया है कि जी के बिना, मतलब सीधा उस पे एम कर दिया कि ऐसा एम किया कि वहां जाके हिट करेगा नॉर्मल तरीके से जी होता था। सुन मेरी बात ध्यान से, ये जो इफेक्ट है, अच्छा मैं इसको अब सुनो, यहाँ से मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इधर से देख के पिक्चर बना रहा हूँ, ये ऑब्जर्वर दिख रहा है, ऑब्जर्वर, इस ऑब्जर्वर के व्यू पॉइंट से बना रहा हूं मैं, तो इस ऑब्जर्वर के व्यू पॉइंट से, और अब मैं एक्चुअल फिगर्स बना रहा हूँ। ये अर्थ का सरफेस दिख रहा है मेरे को फ्लैट, यहां से मैंने बुलेट फायर की है इधर की तरफ, ये लाइन जो है वो आगे नॉर्थ की तरफ जाती है, यहाँ पे मेरा टारगेट है और ये डिस्टेंस है मेरा एस विच इज 1 किलोमीटर, और मैंने वी वेलोसिटी से फेंका, तो डेल्टा टी will be approximately s by v. Why I am saying approximately s by v? क्योंकि एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ रही थी, ये m ओमेगा स्क्वायर आर cos 60 का एक कंपोनेंट, बस मैंने वो इग्नोर कर दिया है ये वाला। क्योंकि इसमें ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है जो कि ओमेगा से बहुत छोटा होगा। ठीक है, और जो दूसरी एक्सिलरेशन आ रही है वो इधर आ रही है, वो आ रही है v ओमेगा साइन 60 डिग्री। ये समझ में आ रही है कैसे आ रही है? कॉरियोलिस वाली टर्म 2v ओमेगा साइन 60, और इधर आ रही थी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 60 का कंपोनेंट। दिखाऊं डायग्राम में? तो ये एंगल फाई मान लेते हैं, तो यहां पे इधर को सूडो फोर्स लग रही थी m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई, इसका मैंने इधर वाला कंपोनेंट लिया अगर सरफेस के पैरेलल वाला, तो वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा साइन फाई, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई साइन फाई, तो एक एक्सेलरेशन आएगी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई साइन फाई, एक आएगी 2v ओमेगा साइन 60। मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूं इसके कंपैरिजन में, और ये मान रहा हूं कि ये उसकी तरफ कांस्टेंट स्पीड से गया, और कितनी देर में ये उसको हिट कर गया? तो s बाय v। अब इतनी देर में इस एक्सिलरेशन की वजह से ये साइडवेज डिस्प्लेस हो गया। ये पूछा हाउ मच ऑफ द लाइन विल इट हिट दे, मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि वो कितना नीचे हिट कर सकता है, वो भी नहीं पूछ रहे, मतलब नीचे का ना यार ध्यान से, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आप पढ़ो क्वेश्चन को, या मैं आपको अंग्रेजी समझाऊं एक बार, पढ़ो ध्यान से। हाँ सर, मतलब ठीक है सर। A rifle was aimed at the vertical line on the target. How much off the line? क्या मतलब है इस बात का? Yes, sir, yes, उस वर्टिकल लाइन से कितना साइडवेज डिस्प्लेस हो गया, जो पूछा वही निकालूंगा ना। तो क्यों मेरे से पूछ रहा है सर ये क्यों नहीं देख रहे कि नीचे कितना गया? सॉरी गया होगा ना नीचे, 5 मीटर नीचे चला गया होगा, हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर, है ना? यस सर। वो नहीं निकालने को बोल रहा ना यार, जो पूछ रहा है मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूं। एच हो जाएगा हाफ इंटू 2v ओमेगा साइन फाई इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, और डेल्टा टी हो जाएगा s बाय वी होल स्क्वायर। तो ये आंसर है इसका, कितना हो गया ये v स्क्वायर साइन फाई इंटू s बाय वी, सो दैट इज s v साइन सर एस स्क्वायर s स्क्वायर और वो भी नीचे आएगा बाय वी इंटू साइन फाई, ये आंसर आ गया इसका। देखो वैसा ही आंसर, यही है। बिल्कुल यही आंसर है। वो ओमेगा लिखना भूल गया, एक ओमेगा भी है वहां पे। अब बोलो, क्लियर है?
हाँ सर। मतलब काफी हाँ difficult सर। लग रहा है सर। सर तो मतलब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कुछ थी नहीं ना, उससे तो फायदा ही नहीं था कुछ। उसको इग्नोर कर देंगे ना, क्योंकि उसमें ओमेगा का स्क्वायर आता है। डेटा को देखना पड़ेगा ना आपको। ओमेगा की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में होती है ना, क्या होती है? 0.03 आती है ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू। 0.3, अच्छा। ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू लगाओगे 0.03 आती है। और आर बहुत बड़ा होता है तो ओमेगा स्क्वायर तो और कितना छोटा होगा? ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू 9.8/289 आती है। ये कहाँ से मालूम सर आपको? मुझे इसलिए याद है, क्वेश्चन आता है कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को 17 टाइम्स कर दो तो इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी। ओ अरे हाँ, ये तो मालूम होना चाहिए। हाँ, ये मालूम था। क्या 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 अर्थ की? बता दूं? तो मतलब ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है सर। मतलब एक मिनट सर, क्या कह रहे थे? अर्थ की वेलोसिटी 17 क्या? अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी को अगर प्रेजेंट वैल्यू का 17 टाइम्स कर दें तो इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी 0 आ जाती है। ये क्वेश्चन में देखा था मैंने, तो मुझे वहां से डेटा याद है कि ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू इसका मतलब 9.8/17 आती होगी ना। ये शायद मॉड्यूल में भी दिया था ये पॉइंट 17 टाइम्स। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन एक्चुअली है। हाँ चलो जी, अब आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करके देखना कोरियोलिस के इसके। एक 108 भी था कोरियोलिस का, वैसे वो इजी वाला है। ठीक है, अब कर लेना ट्राई आप। यस सर, यस सर। आई होप मैंने आज की क्लास में ज्यादा टॉर्चर नहीं किया आप लोगों को। नहीं सर, सर मजा आया। मजा तो बिल्कुल नहीं आया सर। बहुत सारा टॉपिक लग रहा है, लेकिन कर लेंगे इसको तो मजा नहीं आया, प्रत्युष की तो शक्ल उतरी पड़ी है। सर। मतलब जिस टॉपिक का क्वेश्चन आसानी से नहीं होता उसमें मजा नहीं आता सर। मतलब यही तो हमारी मतलब सब पढ़ के आए तो क्या मजा आएगा उसको पढ़ने। भाई जो नहीं होते उसी में तो मजा आता है। वही तो बात है ना, मजा तो उसी में आता है ना। और जब नहीं निकलता कुछ तो अरे यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसी में सर तो। नया सीखने को मिलेगा वो, मतलब हाँ, मतलब वैसी बात ठीक है सर। मतलब चलो ठीक है, थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। चलो बाय। थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। सर।